दोस्तों एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप में काफी लोगों को काफी अच्छा लगेगा विद रेस्पेक्ट टू रेपो रेट। लेकिन इस अच्छी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने के पहले हम बात करते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। हम में काफी लोग जैसे कि इंडिविजुअल्स होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, बिजनेस होता है, प्रोप्राइटरी वगैरह होते हैं, तो हमको काफी बार फंड्स की जरूरत होती है। अब इस फंडिंग के लिए हम अक्सर जो है बैंक्स को अप्रोच करते हैं, कमर्शियल बैंक्स को, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक वगैरह वगैरह। अब जब हम बैंक्स को अप्रोच करते हैं, बैंक हमें लोन्स प्रोवाइड करता है। अब हम किसी के लिए भी लोन ले सकते हैं, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, कुछ भी हो सकता है। अब बैंक्स जब हमें लोन देते हैं तो बैंक्स इसमें इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सिमिलरली जब हमारे पास एक्सेस कैश होती है तो हम काफ़ी बार एज पार्ट ऑफ अवर फाइनेंशियल प्लानिंग हम जाके कैश को डिपॉजिट कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ एफडीज एक्सेट्रा, जिसमें बैंक जो है ये हमें इंटरेस्ट पे करता है। अब सिमिलरली देखिए, बैंक्स के पास भी काफ़ी बार शॉर्टेज होता है फंड्स की। अब जब बैंक्स के पास शॉर्टेज होगा फंड्स का तो बैंक क्या करेगा, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये अप्रोच करते हैं सेंट्रल बैंक्स को। अब जब ये सेंट्रल बैंक्स को अप्रोच करते हैं तो सेंट्रल बैंक जो है एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है इन कमर्शियल बैंक्स को। लेकिन इस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए जो सिक्योरिटीज वगैरह कोलैटरल दिया जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, लेकिन जो सेंट्रल बैंक है लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है एक पर्टिकुलर रेट चार्ज करेगा कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। ये बेसिकली वो रेट होता है जिस रेट पे जो आरबीआई है ये लेंड करेगा मनी कमर्शियल बैंक्स को। तो अगर कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मनी बोरो करते हैं तो इनको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहा जाता है रिपो रेट। अब उसी तरीके से मान लीजिए कमर्शियल बैंक्स के ऊपर बहुत ही एक्सेस कैश पड़ा हुआ है, तो उस समय फालतू का कैश तो रखेंगे नहीं कमर्शियल बैंक्स, ये जाके कैश को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट कर देंगे। अब उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा चाहेगा कि ये अपनी प्रॉफिट बनाए, लॉस नहीं बनाए। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये करेगा कि जो रिपो रेट होता है इसको हमेशा ज़्यादा रखेगा कंपेयर टू रिवर्स रिपो रेट। रिवर्स रिपो रेट मतलब वो रेट जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये पे करता है कमर्शियल बैंक्स को, जब कमर्शियल बैंक्स जो है अपने डिपॉजिट को जमा करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फायदा बनाना है, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये आप देखेंगे कि जो रिपो रेट होता है जैसे अभी 6.5% है, ये हमेशा ज़्यादा होगा कंपेयर टू रिवर्स रिपो रेट। तो रिवर्स रिपो आई डोंट नो एक्जैक्टली रेट क्या 3.5 आई डोंट नो एक्जैक्टली क्या रेट है, लेकिन आपको रिवर्स रिपो रेट हमेशा कम दिखेगा। अब ये जो रिपो रेट है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल भी होता है। अगर क्योंकि अब सोच के देखिए, जितना ज़्यादा रिपो रेट अगर होगा तो जो भी जब रिपो रेट ज़्यादा है इसका मतलब जो बैंक्स है इनके ऊपर ऑलरेडी इंटरेस्ट का बर्डन ज़्यादा होता है। तो उस समय जब बैंक्स जो है ये आपको अगर फंड्स वगैरह लेंड करेंगे तो जो हम जैसे कंज्यूमर्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह होता है, उसके ऊपर जो बैंक्स है ये हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। उसी तरीके से जब रिपो रेट अगर कम हो जाता है तो जो बैंक्स है ये जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे हमारे ऊपर, ये इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है। तो जब इंटरेस्ट रेट जो है हमारे ऊपर कम चार्ज होगा इसका मतलब हम ज़्यादा बोरो करेंगे। जब ज़्यादा बोरो करेंगे तो हम ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए स्पेंडिंग करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जब भी रिपो रेट अगर कम होता है तो जो इकोनॉमिक स्टिम्युलस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू व्हेन जब रिपो रेट जो है इसको बढ़ाया जाता है। क्योंकि जब रिपो रेट बढ़ेगा तो उस समय जो इंटरेस्ट रेट्स है ये बढ़ेंगे, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बोरिंग जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसके कारण काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जो इन्फ्लेशन लेवल इकोनॉमी में ये थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर रिपो रेट अगर बढ़ाने का एक रीज़न ये भी होता है कि जो इन्फ्लेशन लेवल है इसको टेम किया जाए, कंटेन किया जाए। अब ऐसा नहीं कि रिपो रेट बस एक ही टूल है, ये वन ऑफ द मेनी टूल्स अवेलेबल होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास इन्फ्लेशन को कट डाउन करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए इकोनॉमी को लेकिन यहाँ पर भी जैसे मल्टीपल फैक्टर्स हमने बात किया कि अगर रिपो रेट है ये अगर बढ़ता है तो आपकी इन्फ्लेशन लेवल तो कंट्रोल होगा, लेकिन आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि बोरिंग उतनी होती नहीं है तो स्पेंड ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर रिपो रेट कम होगा तो उस समय बोरिंग ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ सकता है, और जो इकोनॉमिक स्टिमुलस एक्टिविटीज़ है ये ज़्यादा होंगे। तो ये एक बेसिक है रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट के बारे में। लेकिन अभी रिसेंटली होता है माय डियर फ्रेंड्स की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसकी बैठक होती है, ये आई थिंक जून 5 से जून 7 के बीच में, और यहाँ पर वापस ये डिसाइड किया गया कि जो रिपो रेट है इसको स्टेबल रखा जाएगा 6.5%। अब इसके स्टेबिलिटी से इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो FY25 की जो इंडिया की फोरकास्ट की है ग्रोथ की, ये भी 7.2% के आसपास किया है इसने। अब जब ये रेट आपकी स्टेबल हो जाती है तो ऑल दोस एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स जो कि टैग्ड इस रिपो रेट से, लाइक हमारे पर्सनल लोन, व्हीकल लोन वगैरह जो होते हैं, होम लोन वगैरह, अब इनकी जो EMIs है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये भी नहीं बढ़ेगा।
तो अच्छी खबर ये है कि अगर ये रिपो रेट यहाँ पर स्टेबल है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकता है कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स है वो भी नहीं बढ़ेगा और आपकी जो ईएमआईज वगैरह है वो भी नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये इसी के ऊपर जो बैंक्स की जो इंटरेस्ट रेट होती है ये प्योरली डिपेंड होता है रिपो रेट के ऊपर, बहुत दूसरे फैक्टर्स होते हैं लेकिन वन ऑफ द फैक्टर्स होता है ये रिपो रेट भी। सो डेट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, ये जो छोटी सी मुद्दा है मैं इसमें डिस्कस करना चाहता था। आपका क्या ओपिनियन है ओवरऑल मुद्दे में, आप भी कमेंट्स में टाइप करके बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, स्टे सेफ, चीयर्स।